फ्रिक्शन एक हैबिट है, लेकिन बिकॉज वी एट सर्टेन केसेस वी डू नॉट वांट फ्रिक्शन, इन केस ऑफ मशीन्स वी रिड्यूस फ्रिक्शन। आप ऑयल क्यों डालते हो इसमें, फैन में या कूलर में या साइकिल में, व्हील में, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो इस तरीके से फ्रिक्शन हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरी है। अगर आपके पैर और इसमें ग्राउंड में, फ्लोर में फ्रिक्शन ना हो और आपकी जो स्लीपर्स हैं वो स्लिपरी हो जाएं, तो ऐसे केस में आप स्लिप कर जाओगे। या कई बार आइस रहती है तो कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, ज़मीन में पानी भरा होता है तो गाड़ियाँ कहते हैं स्किड कर जाती है। कीचड़ में होता है तो गाड़ी घूमती रहती है पहिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से ऐसा होता है कि नहीं। तो हमें फ्रिक्शन कई जगह चाहिए भी और कई जगह नहीं चाहिए। अगर आप नेल ठोकते हो तो नेल बाहर क्यों नहीं आ रहा है बताइए? इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली, क्योंकि उसने ग्रिप कर लिया है, अब वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं आ पा रहा है। तो कहीं कहीं जगह फ्रिक्शन है। अगर आपका ये स्ट्रैप है और आपके शोल्डर्स पे ये स्लिप करता रहे तो कितना ये वैसा जॉब हो जाएगा, पेन स्टेकिंग। तो हमें कई जगह चाहिए फ्रिक्शन ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी केबिन, फ्रिक्शन इज नेसेसरी केबिन। Where it is a nail, so when we fix a nail to wall, it does not come out due to friction. It does not come out due to friction. Due to friction. पलक ये बताओ कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो आपको शिवरिंग क्यों होती है? बोलो दिव्या। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी मसल्स आपस में जब फ्रिक्शन करती हैं तो उससे एक हीट पैदा होती है और उस हीट से फिर हमारी वो हम सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आप देखो ऐसे ही पाम को करो तो क्या एक वार्मथ आ रही है? ऐसे हमारी मसल्स जब रब ऐसे से होगा तो ऐसे केस में मसल्स के रबिंग की वजह से या दांत के कटकटाने की वजह से जो मूवमेंट है मुंह का मसल्स का, तो वो उसकी वजह से हमारे अंदर एक वार्मथ होगी और हम अपने 38 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है बॉडी का वहाँ पहुँच जाएंगे। सो इसलिए व्हेन देयर इज़ विंटर वी शिवर, व्हेन देयर इज़ विंटर या कोल्ड वी शिवर। इससे क्या होगा? मसल्स ऑफ आवर बॉडी, मसल्स ऑफ our body rub with each other. And ये क्या करेगा? Give warmth to our body. जो हमारे बॉडी की एनर्जी है वो गर्मी में बदल जाएगी, हीट में बदल जाएगी और हमें जो नेसेसरी गर्मी है वो मिल जाएगी। Warmth to our body. Our slippers या shoes help us to walk on field. At certain time you might have seen that sole is weared out. आपका सोल घिस जाता है, मोची से नया सोल लगाना पड़ता है। यह सभी का थोड़ा ना थोड़ा सोल तो घिसा होता ही है। तो वो नेक्स्ट पेज पे एक फिगर बना, उसे देखो, एक अगला पेज की, क्या सोल घिसा हुआ है? तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि फ्रिक्शन हेल्प अस, फ्रिक्शन हेल्प्स अस to walk on floor। ठीक है, ये हम ऐसा कर सकते हैं। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑटोमोबाइल में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए देवांशी क्या किया जाता है? कोल टार तो होता है और ये जो व्हील है इसका शेप भी ऐसा कर दिया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए। क्या व्हील आपने देखी? टायर देखो, ट्रैक्टर। और कई बार अगर आप बर्फ में चल रहे हैं तो इसमें जंजीरें भी बांधी जाएंगी, जंजीरें बांधी जाएंगी तो वहाँ से निकल जाएगा। आपने कुछ ऐसे व्हील भी देखे होंगे जो चढ़ जाते हैं दीवार में थोड़ा ऊपर तक और फिर उतर जाते हैं। क्या उनकी व्हील देखी कैसे उसमें स्टड्स निकले हुए होते हैं? वो अपने आप पलटने वाली गाड़ी।
तो उससे क्या पता चलता है कि जैसी व्हील होगी उसी हिसाब से वो काम करेगा। या कहीं जैसलमेर गए हो तो आपने देखा होगा उन गाड़ियों को जो बहुत 90 डिग्री तक सीधा सीधा चढ़ लेती, बहुत ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं ना, जैसलमेर में बर्फ़ के टीले होते हैं कि नहीं, तो सैंड ड्यून्स उस पर सीधा ऐसे चढ़ जाएंगे। उसका पैसा लेती हैं अच्छा खासा, 1000-1200, आपको मज़ा आ जाएगा चलने। तो वो वैसा होता है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि सोल ऑफ शूज एंड टायर्स आर ट्रीटेड सच दैट ऐसे भी जूते जो रनर्स हैं वो गिर जाए तो उनको ज़्यादा चोट लग जाए। हम लोग जल्दी नहीं गिरेंगे, लेकिन रनर्स के तो स्लिप करने की चांस है ना। रनर तो पूरा वहाँ पर ग्राउंड में चक्कर लगा रहा हो, कहीं भी पानी पड़ा तो वो तो वहीं पे उसको कुछ भी हो जाएगा, उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। तो इसलिए वो ऐसा चांस नहीं ले सकता है। वो ज़मीन देखेगा कि दौड़ेगा, तो इसलिए उसमें स्पाइक्स होते हैं और साथ में टायर। सो सम ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है सोल में और टायर्स में टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऐसा भी लिखा है। अब जरा देखिए कि मैच स्टिक व्हेन रब्ड, ऐसा फिगर देखो बुक में, रब्ड ऑन मैच बॉक्स तो क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा बोलो? It produces fire. It produces fire. कभी कभी आपकी आंख में चोट लग जाती है तो आप लोग हाथ को ऐसे से करके आंख पे लगाते हो, तो इससे भी क्या है कि हैंड को अगर आपस में रब किया जाए तो एक वार्मथ आती है कि नहीं। नेक्स्ट इज की सोल ऑफ शूज, सोल ऑफ शूज एंड टायर्स, इन सबको ट्रेडेड, इनमें कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको कहते हैं ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग की गई है, जो चीज़ एक्स्ट्रा बनाएंगे उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। सो TREADING, ट्रेडिंग। सो आर ट्रेडेड। क्यों ऐसा किया जाता है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जिससे उनके अंदर घर्षण में बढ़त हो सके। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है। अब जरा देखो, जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जिम्नास्ट को क्या है कि एक हाथ से उसने उसको पकड़ा, फिर वो उछल गया, फिर दूसरे ने पकड़ा, तो हाथ में ऐसा कुछ लगाएंगे जिससे कि फिसल ना जाए, क्योंकि हाथ से हाथ अगर न पकड़ पाए, सर्कस में नहीं देखा, वो उसका हाथ पकड़ के जंप कर जाएगा तो कहीं कुछ कर जाएगा, ऐसा होता है। या पैर में भी कहीं पैर रख के उछल गया, कहीं गुलाटी मारा, तो इस तरीके से हम देखते हैं दे आर अप्लाइंग सम कोर्स सब्सटेंस so that their grip is not slippery, better grip के लिए ऐसा करते हैं। Okay, now even you might have seen कि जो कबड्डी प्लेयर्स हैं वो हाथ में खूब रेत लगा देंगे कि जो आएगा उसका पैर पकड़ ले, वो तो पसीने में वो है पूरा, तो अगर वो छूट गया तो ये लोग हार जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो हाथ में मिट्टी लगा लेंगे कि वो आए तो उसको पकड़ लें। तो कबड्डी प्लेयर्स आल्सो अप्लाई सब सैंड, ड्राई सैंड और इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। और एक और चीज़ है जो आपके, कभी आपने अपने साइकिल के वो ब्रेक शूज देखे जो दबते हैं तो व्हील रुक जाती है, उसमें फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जब तुम ब्रेक लगाओगे, अगर उसकी रबर ही हटा दें तो क्या वो कभी आपकी साइकिल को दबा के रोक पाएगा? वही रबर जब उस पर व्हील में दबती है तो साइकिल रुक जाती है, तो उसको ब्रेक शू कहते हैं। तो वो भी आप देखोगे उसमें थोड़ी ट्रेडिंग की होगी, ट्रेडेड। सो ब्रेक शूज आर ट्रेडेड टू स्टॉप साइकिल। समझ में आई बात कि नहीं? ब्रेक शू किस तरीके से होता है? ये साइकिल की व्हील है, तो साइकिल की व्हील में यहाँ पे ब्रेक शू होगा, तो इसमें बहुत सारे स्टड्स निकले हुए होंगे और ये तुम्हारे हैंडल में होगा, तो जो भी ये हैंडल है तो यहाँ पर कहीं पर होगा इसके नीचे, तो ये जब दबाएंगे तो दब जाएगा। और इसमें क्या ऐसे ऐसे निकला रहता है, नया खरीदोगे तो निकला रहेगा, जिसने लगवाया हो, है ना? देखो ये देखो। सो ब्रेक शू ऑफ साइकिल्स, ब्रेक शू ऑफ साइकिल इज थ्रेडेड, यानी उसमें स्टड्स आउट होते हैं टू स्टॉप साइकिल
ऑन अप्लाइंग ब्रेक, इस तरीके से होता है। सर फुटबॉल के स्टड्स, फुटबॉल्स में भी होते हैं सर स्टड्स होते हैं सर। छोटे छोटे ना, सर वो बड़े बड़े से रबर के होते हैं सर स्टड्स। फुटबॉल में। यस सर, फुटबॉल शूज के अंदर सर। हाँ, Studs फुटबॉल शूज में होते हैं। अब इस तरीके से, गिर जाते हैं। but at certain cases it is desired to reduce friction. These are the actions for increasing friction. What we do to reduce friction? हाँ, so कैरम बोर्ड पे पाउडर आने। so सर what लुब्रिकेंट्स यूज करना। we do, बोलिए, सर लुब्रिकेंट्स। हाँ, reduce friction। तो पहला दिखाया गया है कि कैरम पाउडर, एक उसमें फिगर बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि बोरिक पाउडर होता है, बाजार से खरीद कर कभी लाए बोरिक पाउडर में सर बोरिक, सर वो स्लाइम बनाने के लिए होता है। स्लाइम भी बन जाता है, बोरेक्स से स्लाइम भी सर बन, बोरिक, सर बोरिक एसिड। हाँ बोरिक एसिड से स्लाइम भी बन जाएगा। हाँ वो स्लाइम पे होता है। और स्लाइम ऐसा स्लाइम उसी से बनता है। अब देखो, कोई भी सर रबर का मटेरियल उसी से बनता है, सर बोरिक एसिड। तो हम ये देखते हैं कि कैरम पाउडर इज यूज्ड ऑन कैरम बोर्ड। क्यों किया जाता है? ताकि वो जल्दी रुके ना। इज अप्लाइड या स्प्रिंकल, छिड़कते हैं ऑन कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा, we apply oil and grease to automobiles, moving parts of automobiles में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मशीन सर ताकि वो टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमारी गाड़ी जो थोड़े तेल में बहुत ज़्यादा चलेगा, खूब उसमें फ्रिक्शन होगा तो वो चल पाएगी, तेल ज़्यादा लगेगा और कम चल पाएगी। वी अप्लाई, पूछो सर ये ब्रेक शू दिखाया है। What we do to reduce friction? We apply grease. सर हाँ, मेनली सर जो भी टायर्स होते हैं उनके अंदर बॉल बेयरिंग्स होती है, वो किस काम में आती है? बॉल बीयरिंग भी इसी तरीके से होती है। जैसे कि मान लो, बॉल बीयरिंग का काम है कि किसी भी दो मूविंग पार्ट के बीच में फ्रिक्शन को बिल्कुल कम कर देना। सर ऐसा वो ज़्यादा देखते हैं अगर होगा तो देखने का। सर बॉल बेयरिंग की ये खास बात है कि सर वो बॉल बॉल बीयरिंग भी क्या होता है ना, सर वो ऐसे घूमते हैं ना, तो सर ये जो हमारी इसमें एक चीज के ऊपर, अब ये तो थोड़ा ग्रीस लगा है लेकिन चलते चलते हो जाएगी, बिल्कुल ड्रर ऐसे घूमने लगेगी। ये देखो, तो इसमें बियरिंग है और आपस में, ठीक है। अब ये भी एक बड़ी वाली भी है, लेकिन इसमें भी फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर मैं इसे थोड़ा चलाऊं तो देखो क्या है, वही चीज़, नहीं सर बेयरिंग्स अलग होते हैं, ठीक है। सेम होती है। तो बॉल बीयरिंग में हम क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें दिखाया गया है। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन बॉल बीयरिंग इज यूज्ड। और सबकी साइकिल में सब जगह ये चीज होती है। पर रोलर स्केट में बोल होती है, इन लाइन में ये देखो, चला के देखते हैं। अच्छे से चल रही, थोड़ी देर में और अच्छे से चल जाएगी। बाकी उधर भी दे दीजिएगा। है कि नहीं? तो कितना कम फ्रिक्शन है दोनों मूविंग पार्ट के बीच में। सो इनके बीच में बॉल है, ये देखो, ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, और इनके बीच में क्या रखी है? तो जब ये रोल करेंगे तो क्या बॉल भी रोल करेगी? भाई अगर मान लो अंदर वाली सरफेस ग्रिप्ड है
अब बाहर वाली को घुमाना, बाहर पे तुम्हारी साइकिल है, तो ये हर एक बॉल अगर रोल करे तो क्या तुम्हारी ऊपर वाली चीज रोल कर जाएगी? यस सर। हाँ इनको रोल करने दो, अपनी जगह ये रोल करती रहेंगी, और अंदर को तुम इसमें उंगली डाल लो बल्कि, और बाहर से घुमाओ तो घूमती ये रहेगी। देखिए। तो वही चीज है कि नहीं, ये साइकिल घूमती है, बीच वाला फिक्स है। सर इसका मतलब है कि बॉल इस तरफ जाएगी और वो नीचे वाले को इस तरफ कर देगा। देखो बॉल अगर ऐसे जा रही है तो इसको भी ऐसे ही जाना है, सर वैसे होगा। सही है कि नहीं? हाँ, सर वो बॉल ऐसे हो। चलो अब आगे की, वी अप्लाई ग्रीस ऑयल टू मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स ऑफ साइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। साइकिल और ऑटोमोबाइल एक हैं कि अलग अलग? ऑटोमोबाइल अपने आप चलेगी और साइकिल को पैडलिंग करनी पड़ती है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, देख लिया, लाइए जमा करिए। बॉल ऐसे वो भी दिखा देंगे। एक में तो दिख रही ना, वो एक बॉल वाला भी था, ये देखो, इसमें देखो है वही चीज, ठीक है, इधर दे दिया और किसी को। चलिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और देखो कि अगर लुब्रिकेंट्स किस लिए होते हैं, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस एंड ऑयल्स आर लुब्रिकेंट्स, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस लुब्रिकेंट इज यूज्ड, ठीक है, कोई भी चीज़ जो रिड्यूस कर दे। अच्छा, अगर पहले क्या होता था, कुली की भारी मांग थी, लेकिन अब अपने सूटकेस में सबके व्हील लगे होते हैं, तो सब अपने आप ही चलाते हुए चले जाते हैं। सो क्या व्हील्स भी रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को? यस सर, रोलिंग फ्रिक्शन। अगले पेज में क्या दिखाया गया है कि एक बच्चा ही अपने सूटकेस को उठाए लिए जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो सर में ये भी शायद रोलिंग फ्रिक्शन है। हाँ, रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं बैलगाड़ी के चारों पहिए निकल जाएं और बैलगाड़ी को हाथ से खींचूं, सर, उसे बहुत- तब आसानी से जाएगी कि व्हील लगे हो सर तब? व्हील नहीं लगा। तो व्हील लगे होने से जो फ्रिक्शन है वो 1000 गुना कम होगा। आप ऐसे देख लो, अगर आप ऐसे पैर जमीन में फिसलो तो आसानी से फिसल पाओगे कि आपके पैर में स्केट्स होता, और ऐसे नहीं हो पाएगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन? वो तो कह रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है, रोलिंग 1000 गुना कम होता सर है। लाइक दिस। आरव की भी तो बात सुनो, आरव ने क्या कहा, कौन बड़ा होगा बोलो? दैट इज sliding friction is more and rolling friction is less. So to reduce friction, rollers are used, यानी wheels are used. तभी तो होगा भी नहीं। देखो, wheels reduce friction. It converts the sliding friction into rolling friction. ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इसलिए जो हमारी मानव जाति की सभ्यता है, that is evolution of human, इसका सबसे बड़ा इन्वेंशन किसे माना जाएगा? सर व्हील को। हाँ, it converts sliding friction into rolling friction. अब देखो, हेलो, हाँ जी, क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी तो पूछने से पता चलेगा, अभी तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। नंबर दे देंगे। देखिए 76650 64459। ओके, सर स्लाइडिंग और रोलिंग का ये भी है ना सर, ये स्लाइडिंग के रोलिंग है। हाँ देखो, ये इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया कि मान लो ऐसे है तो ये स्लाइडिंग है, ये कितनी दूर गया, और रोल करो ज़्यादा ज़्यादा स्लाइडिंग के और उतनी स्पीड में रोलिंग के तो ये आगे तक जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं?
तो रोलिंग में आप कई लोग व्हील को रोल करते हैं तो कितनी दूर तक व्हील जाती है। जैसे कोई अगर अनमोल को खींच के ले जा रहा है और उसके नीचे 4 पहिए लगा दे अनमोल के नीचे, तो अनमोल को खींच के ले जाना आसान नहीं होगा। सर मैं तो स्लाइडिंग पे भी आसानी से चला लूँगा। सो अब यहाँ देखो, रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, सो सूटकेस आर नाउ अटैच्ड विद व्हील्स। सूटकेस में क्या होता है, व्हील्स होते हैं। सो इट एक्टिविटी 12.4 में देखो कि मान लीजिए एक बुक के नीचे 3 पेंसिल्स रख दी जाए, तो क्या बुक को आसानी से रोल किया जा सकता है। तो ये देख लो, ये करके दिखा रहे हैं, आप लोग देख लें, ये देखो करके, ठीक है। तो इस तरीके से कि व्हील्स आर अटैच्ड, व्हील्स आर अटैच्ड टू लगेज। इससे कितना कमा लेते होगे महीने में यूट्यूबर्स, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सूटकेस में लगेज ऐसा होता है। अच्छा, ऐसी बॉल बेयरिंग हमने आपको दिखाई है जैसे यहाँ पर है। और बॉल बेयरिंग में अगर आपने कोई भी ऐसे वायर लगा दिए तो वही बॉल बेयरिंग है, इसे घूमना भी है और साथ में इसको कनेक्शन भी चाहिए क्योंकि अपने आप चले ना, तो इसलिए हमने इसमें कॉपर वायर लगा दिए। तो कॉपर वायर लगाने से नहीं कंफर्टेबल नहीं है। फिर अब इसमें ये मैग्नेटिक हो गया तो अब ये मोटर का काम करेगा, है वही बेयरिंग सब पंखे में या ऊपर के कंप्रेसर कोई भी रोटरी पार्ट है। सर इलेक्ट्रिसिटी देता है जो ना, सब इलेक्ट्रिसिटी है इसके पीछे सबने खोलोगे यही मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि सप्लाई दे रहे हैं, तो उस सप्लाई से क्या हो रहा है, वो अपने आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रोटेट कर। समझ में आया? इसके बारे में हम 10th में पढ़ेंगे मोटर का सिद्धांत। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि है ये बॉल बियरिंग ही, लेकिन इसमें वायरिंग की गई है कॉइलिंग, गोल गोल तार है और गोल गोल तार होने की वजह से क्या होगा बताओ, वो मैग्नेट बन जाएगा। अगर करंट गोल गोल घूमे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट है और मैग्नेटिज्म से कोई भी चीज घूम सकती है। सर वो छोटे वाले मोटर में भी फिर 2 तरफ ये लगा रहता है मैग्नेट, और बीच में गोल होता है। तो मान लीजिए कि जैसे आप ये देखो, करंट को गोल घुमा दो तो उससे अपने आप कोई भी चीज चलने लगती है। अब ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सर पूरा खोलना पड़ेगा। ये देखो, अब इसमें क्या है कि मेरे पास एक बैटरी है, तो इसको इन्फिनिटी ट्रेन कहते हैं। सर ये इससे देखो, क्या होता है? ये अरे सर दिखाना। अभी दिखा रहा है, ये देखो, ये अभी अगर मैं ये देखो इसको ऐसे करके और इसके अंदर ये छोड़ दूं तो अपने आप ही घूमने लग जाए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये देखो, पहले से देखो, सॉलिड दबाना नहीं है, वजह से कॉपर का है। ठीक है, ये देखो, अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें, ठीक है, कि हाउ जैसे इसमें भी रोल रोल करके करंट है ना, तो ऐसे ही इसमें अपने आप कोई भी चीज मूव करानी हो तो सॉलिनॉइड की जरूरत पड़ती है। ये देखो, वो फिर आप अलग देख लोगे। नाउ ये हमारे पास थोड़ी बैटरी कमज़ोर है तो मैं इससे दिखा देता हूँ, फिर नहीं तो 20 रुपए की लगेगी और वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। अब देखो, ओके, नाउ लेट अस सी, 2 चीजें देखनी है, बॉल बेयरिंग कैसे बनती है और सॉलिनॉइड। तो बॉल और बेयरिंग को जोड़ दिया था। सॉलिनॉइड ट्रेन, ये देखो, सो
स्ट्रेंथ को ये प्रैक्टिकल दिखाते हैं, कंप्यूटर सर ले आते हैं। अब आप लोगों के लिए 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये देखो ये देखो, इसी में डाल दिया। कोई चीज और देखें, देखो ओके नाउ देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ अब ये देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन, 3 अलग-अलग तरह के बेहतर फील तो ये ठीक है, जो रीजन ऑफ कांटेक्ट होता है वो हिट कर जाएगा। वैसे ही जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है। सो ये देखो to discuss about rolling friction and sliding friction. That what is the difference? पहले हमें friction के बाद friction और अपनी पाम के ऊपर रब किया, तो ये क्या हुई हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ कि ये आपको पता चल गया ना मोटर का प्रिंसिपल क्या है। कोई भी अगर करंट रोल करके चलेगी तो घूम जाएगी, तो वही चीज़ जो हमने अभी सॉलिनॉइड में दिखाया वही इसके अंदर भी है, वो रोल भी करा देगी। अब नेक्स्ट इज आप ये देखो सिमिलरिटी इन एनी एरोप्लेन एंड बर्ड। क्या आपने ये बात सोची है कि हम लोगों ने एरोप्लेन का शेप किससे लिया? तो बर्ड से, या आप ये देखिए कि बर्ड से भी ले सकते हो और नहीं तो किससे ले सकते हो? फिश से। फिश पानी में चलती है, पानी भी फ्लूइड है और जो हवा है वो भी फ्लूइड है। तो जब आपको ये बात मालूम है कि स्ट्रीम लाइन कार्स क्या होती हैं कि जो पानी को काटे नहीं, ये देखो तो हवा को काट देते इसलिए वो ये ऐसे देखो। शेप में होती है कि ये देखो इस तरीके से ये डॉल्फिन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये देखो ये स्ट्रीम लाइन शेप है। ये कैसा शेप है? स्ट्रीम लाइन। तो हमने इसी से ही अपने एयरक्राफ्ट बना लिया। और सर ताकि सर वो जो सर हवा है वो सर डायरेक्ट उसके ऊपर ना लगे सर वो। तो इस तो वो हवा तरीके को से काट देता है। ये तो दैट इज सर बट वो आगे से नुकीला अब होता ये है। एक तरीके का स्ट्रीम लाइन शेप है। जरा हम इसे देखें कि इसमें क्या होगा। एक होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट से क्या होता है कि फड़फड़ा जाएगा कोई भी चीज़ और टूट जाएगा। जरा ये देखिए सर वो प्लेन का आगे से काट के निकल जाता है ताकि उन्हें ज़्यादा प्रेशर ना लगे। इस क्वेश्चन पे हम लोग देखें टर्बुलेंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर। कभी भी स्ट्रीम लाइन कार एक्सपेरिमेंट। अब ये देखो तो ऐसे ही अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? उसके विंग्स फड़फड़ाने लगेंगे और अल्टीमेटली इतना फ्रिक्शन हो जाएगा कि टूट जाएगा। कई बार तुम्हारे पास एक छोटी सी स्टिक होती है, तुम ऐसे हवा में करो साए की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से करो हवा में, और लेकिन अगर मान लो कमज़ोर है तो टूट भी सकती है।
कैसी हो सकती है? तो एयर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एयर फ्रिक्शन में आपको मालूम है जब सुपरसोनिक जहाज उड़ते हैं तो उसकी वजह से कई खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, इतना वाइब्रेशन होता है। एक बार यहाँ पर एयर शो हुआ था, कई लोगों के होल्डिंग्स उड़ गए थे, तो सबको एयरफोर्स ने किसी को 3000 5000 कईयों के शीशे भी हमारा भी टूट गया था, तो हमने ये बदलवा दिया, स्लाइडिंग वाला लगवा दिया। तो एयर फ्रिक्शन में भी बहुत कुछ होता है। तो जहाज में ये चीज़ देखी जाती है कि फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है। तो फ्लूइड में कौन सी चीज़ है? अगर आप देखो तो शेप के आधार पर फ्रिक्शन तय होता है। एक पेपर को तुम ऐसे हवा में छोड़ो तो ऐसे ऐसे तैरता हुआ आएगा, और मान लो क्रिम्पल करके छोड़ो तो क्रम्पल्ड पेपर सीधा गिर जाएगा जल्दी। तो फ्रिक्शन किस केस में ज़्यादा है? ज़्यादा सरफेस एरिया तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब देखो फ्लूइड्स फ्रिक्शन क्या होता है, एक नई चीज़ आ गई कि फ्लूइड में भी फ्रिक्शन, ये ऑन है ना बेटा? चलो, सो फ्लूइड फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्लूइड? दैट इज एनी लिक्विड and gas. Liquid and gas are fluids because they can float. Anything which can flow is called fluid. क्या हवा फ्लो कर सकती है, बह सकती है, और पानी बह सकता है। Anything which can flow is called fluid. उसे fluid कहेंगे। Air and liquid या gas and liquid क्या है? Are fluid. Are fluid. So when anything moves through fluid, then anything, जैसे आपने देखा स्विमर को, तो वो क्या करेगा? अपने बाल में भी एक कुछ न कुछ लगा देगा कि उसके फ्रिक्शन ना हो। तो ऐसा कुछ ऐसे शूज पहनेगा, पैर में भी ऐसा पहन लेगा कि वो मछली जैसा हो, फ्लैपर्स पहन लेगा। तो उससे क्या होगा? फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और स्ट्रीमलाइन मेंटेन रहेगा। और फिर जब हम लोग ये आसमान ये मतलब पानी में कूदते तो फिर हम ऐसे कूदते हैं, ऐसे भी नहीं कूदते। हाँ, तो इस तरीके से तो हम डीपर जा सकें। तो इस तरीके से when ऐसे नहीं कूदते पानी में। anything, अगर मान लीजिए मैं इस फोन को पानी में ऐसे ले जाऊं तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा कि ऐसे? ऐसे। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। अगर फ्लैप ऐसे करो तो जो पानी में फ्लैप ऐसे से करते हैं तो क्या उनकी नाव उस फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ती है? और अगर वो ऐसे ऐसे करें अपनी पतवार को तो बढ़ पाएगी नाव? ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो हवा भी हम ऐसे देखते हैं नहीं, तो इस तरीके से when anything moves through fluid तो क्या होगा? moves through। कभी तेज हवा में आपने साइकिल चलाने की कोशिश की है और आपको फ्रिक्शन महसूस हुआ है कि बड़ी मुश्किल से साइकिल चल रही है? When anything moves through fluid तो क्या होगा? Then friction is experienced. Friction depends on size of body and speed of body. If speed is more, then friction is more. If size is more, तब भी friction है। तो friction depends on size and speed of moving body. Moving body. If size is more, then friction is more. तो जो फ्रिक्शन फ्लूइड में होगा वो मोर होगा। और अगर इफ स्पीड इज मोर, तो क्या जहाज को हमें एक स्पीड से ज़्यादा स्पीड में अगर हम ले जाएं जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है तो क्या होगा बोलो? तो उसके पंख टूट जाएंगे। उसके पंख सब टूट जाएंगे, रिबिट खुल जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे उनका पीछा है, थोड़ा तो ऐसे टर्बुलेंट हो जाएगा, थोड़ी देर में सब चीज उड़ जाएगा। नाउ एक्सरसाइजेस, चलो अब देखो कि कुछ चीजें हम लोग इनकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। ड्रैग, व्हेन
The frictional force exerted by fluid is called drag. हाँ, when anything moves through fluid, anything moves through Fluid is also called fluid, drag. then it experience a frictional force called drag. For example, air drag is experienced. अगर ये एक वायुयान है, इधर जा रहा है किसी स्पीड से, तो इसके पीछे एयर ड्रैग है, वो उसे पीछे ले जाना चाहेगा, कहेगा तुम नहीं चलो. सो एग्जाम्पल एयर ड्रैग इन एरोप्लेन. अब देखो, ये तो ड्रैग हो गया. बॉल बियरिंग की भी डेफिनेशन कहीं लिखी है, चेक करो. ऐसा The लिखा. rolling friction, sliding friction. अच्छा, और आगे देखो, नहीं. इंटरलॉकिंग की डेफिनेशन लिखी है, लिखा देते हैं. फ्लूइड तो हमने बता दिया, एनीथिंग व्हिच फ्लोज इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड. यदि बाउंड्री हटा दी जाए और कोई चीज फ्लो करे तो उसे क्या कहेंगे? फ्लूइड. नाउ देखिए, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, क्या इंटरलॉकिंग के लिए आपके बुक में कोई फिगर है? ऐसे करके दिखाया गया. Yes sir. 12.3. तो अगर दो सरफेस एक दूसरे में ऐसे हैं तो उनके बीच में क्या होगा? 12.5. ये ऐसे बना है तो वो क्या होंगे? So two surface in contact, surface are not exactly smooth, तो उनके क्या होगा? They are having ups and downs. और इस वजह से क्या होगा कि now different surfaces in are not exactly smooth. Simply smooth. These have small ups and downs So when two surfaces come in contact, these ups and downs are interlocked. They are meshed with each other. Meshed का मतलब उलझ जाते हैं. आपस में क्या हो जाएगा? उलझ जाएंगे. So when two surfaces come in contact, two surfaces come in contact, then their surfaces are mesh up or interlock. इंटरलॉकिंग से क्या होता है? क्या ये फ्रिक्शन को बढ़ा सकती है? Yes sir. जैसे तुम्हारी गाड़ी का पहिया, ये तुम्हारी कार है और इसका पहिया जमीन में इंटरलॉक्ड हो जाए तो क्या उससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी? ये देखो, ये गाड़ी है और ये इसका एक पहिया तो ऊपर है और एक जमीन में इंटरलॉक हो गया है, तो मुश्किल होगी कि नहीं इसको निकालने के लिए? सो इंटरलॉकिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन. तो फिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? सर हमें जो भी सर गड्ढे हैं उनमें हमें मिट्टी डालेंगे. ये ठीक कह रहे हैं. बाई पॉलिशिंग द सरफेस वी कैन रिड्यूस इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन. सरफेस को बहुत अच्छे से पॉलिश करो तो हो जाएगा कि नहीं? बाई पॉलिशिंग. क्या ये जो बोरिक पाउडर है जो कैरम बोर्ड में डालते हो, तो क्या वो जो वुडन गोटियां होती हैं, गोटियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर पीस. एक तो स्ट्राइकर होता है और गोटियां होती, तो उनमें जो भी अप्स एंड डाउन्स है उनको वो भर देता है और वो फिर फिसल सकती है. तो उसने एक तरीके से पॉलिश ही कर दिया ना. तो कई बार ड्राई पाउडर भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हो सकता है. लुब्रिकेंट जरूरी नहीं कि ऑयल और ग्रीस भी हो, बहुत जगह ड्राई ग्रीस भी यूज होती है, ड्राई पाउडर.
ठीक सर है। आजकल जैसे कैरम बोर्ड से वो कांच का आने लग गया है। ग्रेफाइट की ड्राई पाउडर ग्रीस होती है जो हाई स्पीड रनिंग मशीन में यूज होती है। सो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस क्या आने लग गया? सर वो कांच में सर कोई भी सर प्लास्टिक मटेरियल से फ्रिक्शन हाँ यूज किया वो तो है। सो बाय पॉलिशिंग सरफेस तो कैरम बोर्ड में पाउडर डालते हो फूक मारते हो तो पता लग जाता है कहाँ पे वो है। कैन बी रिड्यूस्ड। अगला देखो नेक्स्ट कहा गया है कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? एनी काइंड ऑफ मटेरियल, ऑयल, ग्रीस और ड्राई पाउडर। लुब्रिकेंट भी है कैरम बोर्ड में, लुब्रिकेंट ही तो है। विच कैन रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड। जरा आप इस चीज पर गौर करो। मान लीजिए एक डिस्क है और तुमने एक बैलून में हवा भर दी और हवा भरने के बाद उसमें एक रबर बैंड लगा दिया और इसको तुमने किसी यहाँ पर धीरे रबर बैंड लगा दिया, धीरे धीरे हवा निकल ली और ये ऐसा हो गया कि कोई भी चीज़ है कि या इसको किसी में चिपका दिया और वो भी एक डिस्क है, तो इससे जो हवा निकलेगी वो इस डिस्क और इस डिस्क के बीच रहेगी। तो ऊपर वाली डिस्क को तुम आसानी से मूव कर सकते हो, धीरे धीरे से हवा इसमें से निकलेगी। तो अगर एयर हो दो सरफेस के बीच में तो एयर भी लुब्रिकेशन का काम कर सकती है। इफ देयर इज एयर बिटवीन टू सरफेस देन आल्सो इट कैन बी एक्ट एज lubrication. Now you can see just it by that is air lubrication. मैग्नेट्स में होता है सर। Air lubrication. तो कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि एयर की वजह से भी लुब्रिकेशन होगा और ड्राई लुब्रिकेशन तो होता ही है। एक्सपेरिमेंट ऑफ एयर लुब्रिकेशन तो उसमें दिखाया नहीं गया है, पर ये देखो एयर प्रेशर ओके यहाँ तो नहीं दिखाया गया। चलो कोई बात नहीं, पर जैसे मैंने बताया ऐसे ही होगा ये लुब्रिकेशन, ठीक है। श्योर। सो लुब्रिकेंट्स एनी काइंड ऑफ मटेरियल, is used to reduce friction. एग्जाम्पल ऑयल, ग्रीस और ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर में ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक है। यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लुब्रिकेंट, उसे लुब्रिकेंट कहेंगे। अब जरा देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा। सर जब कोई चीज़ रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखो बुक में। सर स्लाइडिंग फॉर रोलिंग फ्रिक्शन Then there is a friction act between them when one body just rolling friction। रोलिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी दूसरे पे रोल करती है और सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उससे ज्यादा वो उसके कांटेक्ट में नहीं होती है। क्या होगा बोलो? सिंगल पॉइंट है और ये ऐसे रोल करेगी कि नहीं ग्रेविटी में, तो इसका सेंटर ऐसे आगे बढ़ेगा क्या? कोई भी चीज अगर ऐसे रोल करे तो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। और दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर वो थोड़ा सर्कल ना भी होना तो फिर पता नहीं लगता। हो सकता है तुम यहाँ टायर रखो सीधी तो वो नहीं फिसलेगी, लेकिन रोल तो करी जाएगी ना। तो इस तरीके से क्या बता रही है सृष्टि, एक बार फिर से बोलो। व्हेन वन बॉडी When body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. ओवर सरफेस ऑफ देन फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज, वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा। अगर आप अपने जो साइकिल के टायर प्रेशर को करेक्टली इन्फ्लेट रखोगे तो क्या फ्रिक्शन ये रिड्यूस करेगा कि बढ़ाएगा? क्योंकि फिर वो एक पॉइंट पे कांटेक्ट पे रहेगा। और भाई ये देखो, अगर मान लो जैसे तुम्हारी साइकिल है और नीचे इस तरीके से है, हवा बिल्कुल पिचक गई है, तो ऐसी स्थिति में रोलिंग फ्रिक्शन अच्छा महसूस करोगे कि एक पॉइंट पे रहे।
स्लाइडिंग पॉइंट पे। तो इस तरीके से करेक्ट इन्फ्लेशन ऑफ टायर रिड्यूसेस रोलिंग फ्रिक्शन. सो देन द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन रोलिंग बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. इसका कोई एग्जाम्पल है? सर बॉल बेयरिंग। बिल्कुल सही है, बॉल बियरिंग. टायर. सर टायर जो सूटकेस भी हो सकता हाँ, जैसे सूटकेस भी। टायर्स, साइकिल टायर्स, तो रोलिंग फ्रिक्शन है. तो पुली. ठीक है. करेक्ट इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स रिड्यूसेस द रोलिंग फ्रिक्शन. सर रोलिंग फ्रिक्शन में पुली भी आता है ना? पुली भी आ जाएगा कि मान लो, क्योंकि वो हम लोग ऐसे करते हैं और वो हाँ. बहुत जल्दी जल्दी कूद जाता तो पुली में भी ऐसा है. करेक्ट इन्फ्लेशन, मान लीजिए जैसे वहां पर भी हमारे पास पुली है, तो पुली से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. अदरवाइज और भी पुली के एग्जांपल्स हैं. है. सिर्फ ऐसे बाइक से मैं देखा ना, ऐसे बाइक को बाइक से पुली से क्या है कि अगर मान लीजिए, जैसे पुली। पर आइडिया मैंने बताया मतलब. ठीक है, इसको दिखाते हैं. अभी देखो, करेक्ट इन्फ्लेशन ऑफ टायर, करेक्ट हवा भरी हो, ऑफ टायर्स रिड्यूसेस और फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जरा देखो. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है सर, जो स्लाइड करते हुए जो सर एक ही है, जो सर बहुत When one body- कांटेक्ट होता है। हाँ, when body slides over other, ठीक है कि नहीं? सर ओवर द सेम लेकिन सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा. कोई भी हो सकता है, मतलब उनके बीच में एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो के सरफेस एरिया कांटेक्ट. सर ऐसा ना. So when one body slides over surface of another body। over surface of another body, then friction acting between them is called sliding friction. स्टैटिक फ्रिक्शन से आप क्या समझते हो? क्या स्टेटिक? मैं स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिल नहीं रहा है मुझसे, तो भी फ्रिक्शन लग रहा है. इस मेज को हिला रहा हूँ, हिल नहीं रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है कि नहीं? ये बहुत बड़ी अलमीरा हो, तो व्हेन वन बॉडी इज इन कांटेक्ट विद अदर, देन देयर ग्रूव्स आर इंटरलॉक. उनके छेद आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरलॉक हो जाएंगे. सो अंटिल दिस इंटरलॉकिंग इज ब्रोकन, जब तक उसे तोड़ ना दो आगे बढ़ेगी नहीं. So when two surfaces are in contact, तो तुम्हें इसको आगे बढ़ाते समय इनके इंटरलॉकिंग से इसको निकालना पड़ेगा, इसके ग्रूव में से इसको निकालना पड़ेगा. तो ये सब क्या है? ये इसके ग्रूव है. सो ग्रूव में से निकालना पड़ेगा. सो until this interlocking is broken, it will not move. तो बड़ी बड़ी अलमीरा हो, है ना? तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है? टू मेक ए स्टैटिक बॉडी टू मूव, some force is required. So there is always a frictional force acting between two bodies in contact but not moving. This friction is called static friction. लिखो. Two bodies in contact. In contact. Also experience friction at surface of contact तो अगर मान लो वो फ्रिक्शन ना होता तो क्या वो बॉडी मूव कर जाती? जब तुम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे थे, तुम हल्का सा फोर्स लगाओ, एक बच्चा अलमीरा को खिसकाना चाहे तो क्या खिसका लेगा? नहीं खिसका पाएगा. तो यदि वो फ्रिक्शन ना होता तो क्या वो अलमीरा मूव कर जाती बच्चे के फोर्स लगाने से? तो इस तरीके का मोशन कहलाता है इम्पेंडिंग मोशन, कि फ्रिक्शन यदि ना होता तो चल जाती, तो वो क्या वो मोशन पेंडिंग नहीं हो गया? तो सच मोशन इज कॉल्ड इम्पेंडिंग मोशन एंड द फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टैटिक बॉडी. अगर मान लो तुमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और नहीं चली बॉडी,
फिर 4 का लगाया फिर नहीं चली, फिर 5 का लगाया तो चल दिया। तो तुम जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन अपोजिट में आके तुम्हारे फोर्स को काट देगा। जब 4 को लगाया तो 4 लगा कि नहीं हम नहीं चलेंगे, 5 में लगाया तो सब ग्रुप से बाहर निकल आए। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन आपके फोर्स में निर्भर करता है। वो अगर 5 में चल रही है तो 4.9 तक लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम लिमिट तक जाता है, फिर उसके बाद उनके बीच की इंटरलॉकिंग टूट जाती है, फिर वो चल देते हैं। तो उस तरीके के the bodies in contact also experience friction in contact but not moving. क्या लिखोगे? But not moving. but at rest. ये लिख लो at rest. Experience it is called static friction. It is called, इतना ही रखो, कल इसके क्वेश्चन आंसर करो।